रेक्टिफायर को हम डिस्कस करेंगे अभी। रेक्टिफायर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है अनकंट्रोल्ड और एक होता है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सबसे पहले उसके अंदर फिर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। So in this fashion we will discuss all the possible rectifiers one by one into the 52 pages upcoming। हमें मेनली जो ध्यान देना है वो देना है बेसिक वेव फॉर्म्स पे और उनसे निकलने वाले जो फंडामेंटल्स डेरिवेशन होते हैं, जैसे एवरेज हो गया, आरएमएस हो गया और जितने भी टीएचडी हो गया, इनपुट पावर फैक्टर हो गया, ये एसी और डीसी साइड के कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के ऊपर हमको ध्यान देना है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे सबसे पहला आता है इसमें अनकंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। मतलब पहली बार तो इसमें है सिंगल फेज है, दूसरी बात है ये अनकंट्रोल्ड है, तीसरी बात है ये क्या है, हाफ वेव है। ठीक है, हाफ वेव सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, दिस इज द। तो अगर हम और इसमें लोड के अकॉर्डिंग भी इसका आउटपुट वेरी करता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने लिया है यहाँ पे रेजिस्टिव लोड। ठीक है, रेजिस्टिव लोड में हम क्या करते हैं, मान लो हमने सप्लाई हम हमेशा ही वीएम साइन ओमेगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास सप्लाई क्या है, एसी है और हमें क्या चाहिए, डीसी चाहिए। हमने यहाँ पे क्या किया, ये वाला सोर्स वोल्टेज सप्लाई में लगाया, उसके बाद हमको आउटपुट वोल्टेज में समथिंग लाइक दिस, वी नीड टू रिमेंबर दिस वेव फॉर्म एंड देन द करंट वुड ऑल्सो फॉलो द सिमिलर वेव फॉर्म्स because this is a resistive load, and then VD could easily be calculated. Now the things come is the parameters. We could easily calculate from the waveform the average value of the voltage. Average बहुत ही आराम से निकाला जा सकता है। एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, अगर इफ़ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दी एवरेज वैल्यू, देन इट्स 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर 0 to पाई एंड VM साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से हम आराम से कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका जो वैल्यू मिलता है ना, फाइनली वी कुड इजीली भी हम अपने रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें जो वैल्यू मिलता है ना इसका, वो कितना मिलता है, VM/पाई इसका वैल्यू मिलता है। और जो हमें करंट है उसका जो वैल्यू मिलता है वो कितना मिलता है, करंट का जो वैल्यू मिलता है ना वो बेसिकली सिंपली आर से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें करंट का वैल्यू मिल जाएगा। आरएमएस वैल्यू भी आराम से निकाला जा सकता है। आरएमएस वैल्यू के हमने ऊपर फॉर्मूले देखे हैं। आरएमएस वैल्यू का क्या होता है, आरएमएस का सीधा मतलब होता है कि अंडर रूट ऑफ मीन, मतलब 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to y पाई VM साइन ओमेगा टी स्क्वायर, दैट्स इट, ये होता है। ठीक है, इस तरीके से हम आरएमएस का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आरएमएस का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो VM/2 आता है। वी नीड टू रिमेंबर दिस कि आर लोड के अंदर में इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, VM/2 आता है। VM/2 आ गया। I0R भी आर लोड के केस में आराम से निकाला जा सकता है। कितना हो जाएगा वो, VM/2R। हमारे पास जब ये चारों पैरामीटर आ गए तो इनसे रेस्ट ऑफ द पैरामीटर कोड इजीली भी कैलकुलेटेड। DC पावर could be calculated as what, V0 into I0. Similarly AC power could be calculated as what, V0R into I0R. When we calculated these both of, then the efficiency could be calculated with the help of it. We have calculated it here. Form factor V0R upon V0, RMS upon average, ये होता है। ठीक है, RA याद भी रख सकते हैं, RA, R/A, RMS upon average, नो नीड टू कन्फ्यूज इन टू दिस। ठीक है, अगर हमारे पास फॉर्म फैक्टर आ गया तो VRF कैलकुलेट कर सकते हैं। VRF अगर हमारे पास आ गया तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दी हार्मोनिक कंटेंट और द रिपल कंटेंट। नाउ कम्स टू द साइड ऑफ द AC। व्हेन वी कम टू द AC साइड, देन वी नो दैट द RMS वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज इज VM/√2 एंड the supply current also follows the output voltage in 0 to pi. So we can calculate the IS. But how can we calculate the I0R? I0R could be calculated, though with the help of what? With the help of VSR upon, is it R? No, it is wrong. I0R could be calculated with the help of the waveform which we have drawn here. With the help of this waveform it could be easily drawn.
could be calculated. That would come as Im upon root 2. Now the thing is that how could we calculate the TUF? TUF is simple, VSR upon ISR, calculated. Input power factor is what? P upon S, which means V0R upon I0R. यहाँ पे क्या करते हैं, हमने पावर कंजर्वेशन से क्या किया कि जो P का वैल्यू था वो जनरली कितना आता है, VS1, हमें पता है VS1 IS1 cos phi ये आता है P का वैल्यू। लेकिन ये जो वैल्यू होगा ना, वो जितना रेजिस्टेंस में एनर्जी हैव बीन वेस्टेड द एनर्जी or lost the energy into the resistance which is equal to the P. So from the energy conservation rule we have done what? V0R upon I0R into Vm upon root 2, which is the RMS value of the supply voltage, and ISR, which is the RMS value of supply current. Then we calculate, this comes as 0.707 lagging. रेक्टिफायर में हमेशा जो होता है ना पावर फैक्टर, input power factor is always lagging. We can calculate the CF peak upon IS का peak upon IS का RMS, ये हो जाएगा हमारा 2 आता है, इसका वैल्यू 2 आता है, PIV VM हो जाएगा. Now one question came into the GATE 2017 which has given this waveform. Basically this is the waveform of, and given the circuit, the similar circuit, and asked what is the input power factor. So one approach is that we could simply calculate it with the help of energy conservation by seeing the circuit. Another approach is that we write the harmonic components into this supply current, because this supply current is not AC basically, this is a DC. So how can we convert this into the perfect sinusoidal current? There is only one way, with the help of Fourier series. So when we write the Fourier series of it, we get the thing something like this. So हमने ये क्या किया, उसका ये वाला Fourier series लिख लिया हमने. ये इसका फॉर्मूला होता है, याद भी किया जा सकता है कि DC वैल्यू आएगा पहले तो Vm अपॉन पाई आर, क्योंकि करंट है तो Vm अपॉन पाई आर. फंडामेंटल कॉम्पोनेंट आएगा Vm अपॉन 2R साइन ओमेगा टी माइनस 2Vm अपॉन पाई आर, और जितने भी ओड हार्मोनिक्स हैं वो आएंगे. ओड हार्मोनिक्स नहीं बल्कि सारे हार्मोनिक्स आएंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 2 लेके इन्फिनिटी तक, कोस 2n ओमेगा 0t अपॉन 4n स्क्वायर माइनस 1. याद रखे तो रखे, नहीं तो ना भी रखे, ठीक है. सीधी सी बात है, जो फंडामेंटल कंपोनेंट था करंट का वो ये आ गया Vm अपॉन 2R साइन ओमेगा टी. तो यहाँ से फाई का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया. फाई का वैल्यू अगर 0 आ गया हमारे पास, तो कोस फाई एस की वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है, VSR IS 1R कोस फाई 1 अपॉन VSR इंटू ISR. कोस फाई 1 का वैल्यू तो 1 है, तो Vm अपॉन 2√2. जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो सेम ही वैल्यू आ जाती है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, विच मीन्स 1 अपॉन √2 मतलब 0.707. ये 1 अपॉन √2 ही था. CDF भी कैलकुलेट किया जा सकता है, कितना होता है IS 1R अपॉन ISR. अब IS 1R जब हमने कैलकुलेट किया तो हमको पता चला CDF का वैल्यू कितना होता है, Vm अपॉन 2R √2 अपॉन Vm अपॉन 2R. व्हेन वी कैलकुलेट 0.707, वी न्यू दैट FDF जो था ना उसकी वैल्यू तो 1 आ रही थी, तो जितना CDF होगा उतना ही इनपुट पावर फैक्टर हो जाएगा ना. और THD भी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. THD कहाँ से आएगा, THD हमेशा CDF से आएगा, CDF से. तो हम ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि CDF का इंपॉर्टेंस इसी चीज़ से पता लग जाता है कि यहाँ से एक तो THD तो सीधा ही आ जाता है, साथ में दिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फाइंडिंग द इनपुट पावर फैक्टर. अब आता है सेकेंड सर्किट की. अगर हमारे पास केवल L सर्किट है, L लोड है, L लोड के लिए इन उसी में, तो L लोड का जो सर्किट डायग्राम आता है ना वो कुछ ऐसा आता है. मतलब हमने ये वोल्टेज जो V0 होगा ना, दैट वुड एग्जैक्टली फॉलो दी आउटपुट वोल्टेज, जो कि यहाँ से देखा भी जा सकता है कि अगर मान लो जब डायोड ऑन है, तो डायोड जब ऑन है तो अगर हम लिखने जाएंगे तो हमें पता है कि VS इज इक्वल टू VL हो जाएगा जब हम लिखने जाएंगे तो. लेकिन करंट ऐसा नहीं होगा, इज इक्वल टू L DI अपॉन DT. जब हम ये करते हैं तो यहाँ से I का वैल्यू कितना हो जाएगा, I का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन L इंटीग्रेशन ओवर Vm साइन ओमेगा टी.
यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा किसका, करंट का वैल्यू मिल जाएगा, विच मीन्स इंडक्टर का करंट कितना फ्लो होगा वो यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो जो करंट का वैल्यू है ना वो इतना आ रहा है कि वी एम अपॉन ओमेगा एल 1 माइनस कोस ओमेगा टी, वी एम अपॉन ओमेगा एल 1 माइनस कोस ओमेगा टी आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका जो पीक वैल्यू है ना वो पाई पे आएगा और उसका वैल्यू होगा 2 वी एम अपॉन ओमेगा एल, और मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कितना होगा वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। वी जीरो एवरेज हमें पता ही है इतना होगा। तो इसका मतलब मैकेनिज्म कैसा रहा, मैकेनिज्म एकदम सिंपल है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हो रहा है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या है कि इंडक्टर चार्ज हो रहा है, इंडक्टर चार्ज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि करंट बढ़ रहा है, इसके अंदर में करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो डी आई अपॉन डी टी जो उसका डेरिवेटिव होगा वो तो पॉजिटिव होगा ना। इस अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, वी जीरो या फिर वी एल पॉजिटिव है। और जब करंट भी पॉजिटिव है, वी जीरो भी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, पावर एब्जॉर्ब हो रही है इंडक्टर के अंदर में, मीन इंडक्टर एज ए लोड की तरह काम कर रहा है, मतलब एनर्जी स्टोर कर रहा है। जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में होता क्या है कि करंट डिक्रीज करता है, करंट डिक्रीज करता है तो डी आई अपॉन डी टी नेगेटिव हो जाता है, डी आई अपॉन डी टी को नेगेटिव होते ही क्या हो जाता है, वी एल भी नेगेटिव हो जाता है। अगर वी एल नेगेटिव हो जाता है तो पावर क्या करती है, अब इंडक्टर डिलीवर करेगा, इंडक्टर विल एक्ट एज एन सोर्स। सो यहाँ पे क्या होती है, इंडक्टर चार्ज भी होता है और इंडक्टर पावर डिलीवर भी करता है। सो यहाँ क्या है, करंट का जो डायरेक्शन है ना वो तो हमेशा ही सेम रहता है, करंट घटेगा बढ़ेगा जरूर लेकिन करंट हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन वी जीरो जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब जो वोल्टेज है ना वो हाफ साइकिल, ये तो पाई है हमने देखा ऊपर, ठीक है। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, ऐसा है ये, क्योंकि वोल्टेज नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव है। मतलब सिंपली एज सिंपल एज दैट द वोल्टेज इज फॉलोइंग दी सोर्स वोल्टेज, दैट्स इट। जब हम इसका एवरेज निकालते हैं तो हमें एक चीज़ याद होनी चाहिए, एवरेज हमेशा जीरो होता है, इंडक्टर का एवरेज हमेशा जीरो होता है। ये रहा, अगर इंडक्टर का एवरेज जीरो है मतलब क्या हो गया कि जब भी एवरेज कैलकुलेशन हो रही है तो जो इंडक्टर होता है ना वो एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। मतलब जो करंट है ना वो तो फ्लो होगा लेकिन वोल्टेज उसके अक्रॉस क्या होता है, वी जीरो जो एवरेज होता है ना वो जीरो होता है उसके अक्रॉस। और आई एल एवरेज तो ऑब्वियस सी बात है जीरो नहीं होगा क्योंकि वो तो हमेशा ही पॉजिटिव है। वी जीरो आर है ना उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी जीरो आर इज इक्वल टू वी एम अपॉन रूट टू इज इक्वल टू वी एस आर, ठीक है। आई जीरो आर भी जीरो नहीं होगा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वी जीरो आर और वी एस आर दोनों बराबर ही है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं कि आई जीरो आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आई जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमने देखा कि आई जीरो का हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था ना वो ऐसा था कि वी एम अपॉन ओमेगा एल माइनस का वी एम अपॉन ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। तो ये क्या है, डीसी कंपोनेंट प्लस फंडामेंटल कंपोनेंट, करंट का हमें फंडामेंटल कंपोनेंट मिल गया, ये रहा हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट, यही हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट है करंट के अंदर में। और जब हम फंडामेंटल कंपोनेंट से कंपेयर करते हैं तो हमें पता है आई एस वन का वैल्यू कितना हो गया, आई एस वन का वैल्यू सिंपल ये रहा, और हमें पता है कि वी एस का वैल्यू कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, फाई वन का जो वैल्यू है ना वो 90 है, फाई वन का वैल्यू अगर 90 है तो कोस फाई का वैल्यू कितना हो गया जीरो, कोस फाई का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो मतलब इनपुट पावर फैक्टर का वैल्यू कितना हो गया जीरो, सप्लाई पावर फैक्टर का वैल्यू जीरो है यहाँ पे। करंट डिस्टोर्शन फैक्टर को भी आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास आई एस वन का ही वैल्यू आ गया जो मुश्किल था, तो हम आराम से करंट डिस्टोर्शन फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और रिलेटेड पैरामीटर जितने भी जो पैरामीटर यहाँ पे दिए गए हैं, सी आर एफ और भी सप्लाई पावर फैक्टर टी यू एफ को हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है पी डी सी। अब देखो यहाँ पे डी सी जो पावर है ना पी डी सी वो क्या होता है वी जीरो इंटू आई जीरो। अब जब वी जीरो ही जीरो हो गया तो हमारे पास क्या होगा, पी डी सी भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका एफिशिएंसी क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये रेक्टिफायर एक्चुअली में है ही नहीं, क्योंकि इसका वी जीरो जो है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए डीसी आउटपुट वोल्टेज चाहिए। जब वो डीसी आउटपुट वोल्टेज ही जीरो आ रहा है
तो हमारा तो पर्पज ही खत्म हो गया ना इसको एज ए रेक्टिफायर यूज करने का। इसका मतलब ये कभी रेक्टिफायर था ही नहीं। दिस इज नॉट द रेक्टिफायर। I01 भी कैलकुलेट किया जा सकता है। चलो अब आता है कि अगर हमारे पास प्योरली कैपेसिटिव अगर लोड है तो हम क्या करें। प्योरली कैपेसिटिव लोड है ना तो एकदम यहाँ पे क्या होगा, जब मान लो इंडक्टर ऑपरेट कर रहा है, अब देखो ये भी बेसिकली रेक्टिफायर है ही नहीं क्योंकि इंडक्टर हमेशा ऑपरेट नहीं करेगा। जैसे ही सप्लाई वोल्टेज है यहाँ जाएगा, इंडक्टर चार्ज हो जाएगा, फिर हमेशा चार्ज ही रहेगा क्योंकि डिस्चार्ज का इसके पास कोई पाथ ही नहीं है। तो करंट क्या है, केवल जब तक ये चार्ज हो रहा है π/2 तक ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि एक बार इंडक्टर चार्ज हो गया तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो हमें एक चीज़ पता है, तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, VD, क्योंकि हम साइकिल लगा के निकाल सकते हैं। तो जितना भी वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इसके अक्रॉस आएगा, डायोड के अक्रॉस। तो मतलब डायोड के अक्रॉस कितना हो जाएगा बेसिकली वोल्टेज, इस तरीके का। मतलब डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, सप्लाई वोल्टेज Vs माइनस ऑफ प्लस का VD प्लस का V0, ठीक है। तो V0 तो हमें पता है कि Vm है, तो VD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vs माइनस Vm, इजंट इट। तो ये होगा, दैट्स इट, कुड बी इजीली कैलकुलेटेड, नो रॉकेट साइंस। तो ये भी एक रेक्टिफायर सर्किट नहीं है, ये एक पॉजिटिव पीक डिटेक्टर है, दैट्स इट। अब आता है जो रेक्टिफायर सर्किट का मेन फंडा है वो यहाँ पे RL लोड। RL लोड में क्या करते हैं, RL लोड में हमें पता है अब RL लोड में जो L है ना वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। L पे डिपेंड करता है कि सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर कैसा होगा। अगर L का वैल्यू लो होता है इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड लो है। टाइम पीरियड लो है तो मतलब सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है ना फास्ट होगा और कंडक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, मतलब चार्ज भी जल्दी हो जाएगा, डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू नॉर्मल है, मतलब थोड़ा सा हाई है L का वैल्यू, तो टाउ का वैल्यू भी थोड़ा सा हाई होगा, रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होगा और डिसकंटिन्यूस होगा मोड। लेकिन अगर L का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई है, तो रिस्पॉन्स की टाइम कॉन्स्टेंट कितना हो जाएगा, इज वेरी हाई, विच मीन्स क्या, रिस्पॉन्स इज वेरी स्लो एंड द कंडक्शन वुड बी कंटिन्यूस कंडक्शन। अगर हम इसका वेव फॉर्म देखें तो हम पहले देखते हैं कि डिसकंटिन्यूस मोड में क्या होता है। फॉर दी लो वैल्यूज ऑफ L के लिए कैसा रिस्पॉन्स आता है। हमें पता है कि ये तो हमारा सप्लाई वोल्टेज हो गया, तो क्या होगा, इंडक्टर चार्ज हो रहा है, इंडक्टर चार्ज होगा तो ये पाई पे जीरो नहीं होगा क्योंकि पाई तक तो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर किया है। अभी एनर्जी जब डिस्चार्ज करने का टाइम आया तो ऐसा कुछ होगा। तो क्या होगा, एनर्जी जो था इंडक्टर यहाँ तक स्टोर कर रहा था बेसिकली बिफोर सम पोर्ट ऑफ बिफोर द पाई, और I think it should store the energy up to pi, isn't it? No, there is no way to store the energy up to the pi. Who will supply him the energy up to the pi? पाई तक होगा ये, तब ये प्योरली रजिस्टिव होगा। RL लोड में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो बीटा डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड है, तो ये क्या किया, बाद में डिस्चार्ज हो जाता है, पाई टू बीटा तक ही डिस्चार्ज में हो जाता है। डिस्चार्ज हो गया, बीटा पे मान लो 0 हो गया, तो पाई से बड़ा होगा बीटा लेकिन छोटा होगा 3π/2 से, ओके। एंड देन 2π से फिर से उठेगा बीटा, V0 सप्लाई वोल्टेज को फॉलो करेगा, और देन अगेन यहाँ पे 2π प्लस बीटा पे 3π प्लस बीटा पे 0 हो जाएगा करंट, ये रहा। The current through the diode will not be 0 at omega t equal to pi because the inductor has stored the energy in the positive half cycle, and this energy will be keep the current flowing through the diode and up to the some time, which means omega t equal to beta। इतने इंस्टेंट तक तो डायोड को ऑन ही रखेगा अपने बलबूते पे। हाफ वेव रेक्टिफायर का भी सिमिलर सीन है। अब इसके हम पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, वही हमने देखा कि एक चीज़ यहाँ से बहुत क्लियर है कि L का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा ना तो बीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा, मतलब लेट डिस्चार्ज होगा। जितना बड़ा इंडक्टर ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा और ज़्यादा टाइम तक जो हमारा डायोड है उसको फॉरवर्ड बायस में रखेगा।
और जब डायोड हो ना तो हमें पता है कि हम ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं कि वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल टू आई जीरो आर एल डी आई अपॉन डी टी। ये वाला इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ये क्या है, एक एसी ट्रांजिएंट का इक्वेशन है। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं आई के लिए तो हमें ऐसा मिलता है। ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। हमें एक ऐसा इक्वेशन मिलता है, हमें एक ऐसा इक्वेशन मिल जाता है। और जेड का वैल्यू हमें पता है कि वी एम अपॉन जेड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि आई जीरो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एम अपॉन मोड जेड साइन फाई ई रेस्ट पावर माइनस का आर टी अपॉन एल प्लस वी एम अपॉन मोड जेड साइन ओमेगा टी माइनस फाई। दिस इज द इक्वेशन विच वी नीड टू रिमेंबर वेयर मोड जेड वेयर जेड इज इक्वल टू आर प्लस ओमेगा एल एंड जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोड जेड एंगल फाई। फाई क्या है, इम्पीडेंस एंगल है। एक्सटिंक्शन एंगल को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, जहाँ पे करंट जीरो वहाँ पे एक्सटिंक्शन एंगल आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो जहाँ पे भी ये करंट जीरो हो जाएगा वी कैन कैलकुलेट इजीली बाय सॉल्विंग दिस। तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पे कि एल बढ़ेगा तो बीटा बढ़ेगा हमारा। और यहाँ से वी जीरो का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है कितना, 1/2 जीरो टू बीटा वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। सिंपल है कि एवरेज का वैल्यू इस तरीके से ही कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया कि 1/2 जीरो से लेके बीटा तक वी एम साइन ओमेगा। तो हमें कितना मिला, वी एम अपॉन 2 1 माइनस कोस बीटा। और इसी तरीके से हम एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो आराम से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि लीनियर इक्वेशन क्या है कि आर एल लोड है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो इंडक्टर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा कि वी जीरो मतलब आउटपुट लोड ये रहा। तो जब हम इसका पूरे का आउटपुट एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो ये तो शॉर्ट हो गया, मतलब बेसिकली जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही एवरेज टोटल आउटपुट एवरेज होगा। तो वी जीरो एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई जीरो इंटू आर। हमने वी जीरो को कैलकुलेट कर ही लिया तो आई जीरो आए यहाँ से कितना आ जाएगा, वी जीरो अपॉन आर। इन एवरेज कैलकुलेशन इंडक्टर एल इज एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, हैंस द करंट थ्रू द आर विल इक्वल टू द करंट थ्रू द एल। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम वेव फॉर्म से वी जीरो आर निकाल सकते हैं। यहाँ से आई जीरो आर निकाल सकते हैं कि सिमिलर फैशन में कि वी जीरो आर इक्वल टू आई जीरो आर प्लस वी टू वी एल आर एम एस। नो, क्योंकि ये नॉन लीनियर इक्वेशन हो जाता है। एसी में ये सब नहीं चलता। सो हियर इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द आई जीरो आर बिकॉज ऑफ द नॉन स्टैंडर्ड साइन वेव फॉर्म। सो आई जीरो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई एस आर एम एस प्लस। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सप्लाई पावर फैक्टर, टी यू एफ, ईटा, ऑल दीज फैक्टर्स कुड नॉट बी कैलकुलेटेड। हाउएवर सम ऑफ दी I have seen somewhere they have calculated in this fashion that V0, leave that, PIV इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे VM अगर बीटा का वैल्यू 3π/2 से छोटा है तो ये VM होगा। लेकिन अगर बीटा का वैल्यू 3π/2 से बड़ा है तो PIV का वैल्यू कितना हो जाएगा, VM साइन ओमेगा टी का मोड वही हो जाएगा, क्योंकि PIV हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट बीटा डिसकंटिन्यूस मोड को रिप्रेजेंट करता है। बीटा हमेशा केवल डिसकंटिन्यूस मोड में ही आता है। अगर कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस मोड नहीं हुआ तो बीटा नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो बीटा अगर कहीं आ रहा है तो अगर एल बढ़ेगा तो बीटा बढ़ता है, और बीटा रिप्रेजेंट द डिसकंटिन्यूस मोड। अगर कहीं कंटिन्यूस मोड है तो बीटा का जिक्र भी नहीं होगा। अगला इसका पॉइंट आता है कि अगर एल का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है तो स्लो रिस्पॉन्स होगा, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3π/2 से भी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक फ़र्क आ जाएगा, वो फ़र्क होगा पीआईवी का वैल्यू है ना, वी एम साइन मोड वी एम साइन ओमेगा टी ये वाला हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। अगर एल का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो गया, एल का वैल्यू इतना ज़्यादा हो गया कि एनर्जी स्टोर कर लिया, डिस्चार्ज नहीं हुआ, उससे पहले फिर से चार्ज हो गया, मतलब कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में आ गए। तो जब एल का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कंटिन्यूस कंडक्शन मोड में आ जाता है। और जब यहाँ पे अगर हम वैल्यू देखें कंटिन्यूस, अब करंट कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि
आउटपुट जो वोल्टेज है ना, अब देखो सिंगल फेज में कभी भी हम कंटिन्यूस कंडक्शन की बात नहीं करते हैं। उसका एक कारण है कि अगर मान लो कंटिन्यूस कंडक्शन फ्लो हो रहा है, ये एक सिंगल फेज सर्किट है जिसमें कंटिन्यूस कंडक्शन हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो भाई अगर करंट फ्लो ही हो रहा है तो डायोड तो कभी ऑफ होगा ही नहीं। अगर डायोड कभी ऑफ होगा ही नहीं तो ये सर्किट ही नहीं बचा जो हम रेक्टिफायर करना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो आउटपुट का वोल्टेज आएगा V0 वो AC के बराबर ही आ जाएगा। इजंट इट भाई साहब, सिंपल है कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता है हमारा, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ये कंटिन्यूस मोड में कभी काम कर ही नहीं सकता हाफ वेव रेक्टिफायर। ऐसा क्यों, क्योंकि या तो यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर में या तो थायरिस्टर होता है यहाँ पे या डायोड होता है। अब इस डायोड से अगर हमेशा ही करंट फ्लो हो रहा है, मतलब डायोड तो हमेशा ही कंडक्ट कर रहा है, डायोड हमेशा कंडक्ट कर रहा है, मतलब डायोड तो एक तरीके का शॉर्ट सर्किट हो गया ना। डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया तो यहाँ पे जो ये कांस्टेंट करंट सोर्स है इसके अक्रॉस हमेशा वोल्टेज कितना होगा, जितना सोर्स का वोल्टेज है। मतलब क्या हुआ, हमारा आउटपुट वोल्टेज है जो इनपुट वोल्टेज के बराबर आ गया, मतलब AC। मतलब ये तो रेक्टिफायर हुआ ही नहीं ना, ईटा इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। तो कभी भी सिंगल फेज बीट कंट्रोल्ड और बीट अनकंट्रोल्ड continuous conduction is not possible. If there is no information about beta, then we will consider it as a continuous conduction mode, but this is not important here. फुल वेव रेक्टिफायर में हम कंडक्शन का बात करेंगे, कंटिन्यूस कंडक्शन का बात करते हैं, एंड विच इज ऑल्सो मेनली इन द कंट्रोल्ड थायरिस्टर वाले में। अगला होता है रिपल फ्री लोड वाला कि एल का वैल्यू और भी बहुत ही ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे करंट जो होता है ना इंडक्टर के थ्रू एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो जाता है, इंडक्टर सैचुरेशन में चला जाता है और इससे एक फिक्स करंट फ्लो होता है I0। अगला चीज़ होता है कि हम RL लोड बात करते हैं विद फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड का यहाँ पे मेन फंक्शन होता है कि ये कभी भी जो वोल्टेज है ना आउटपुट उसको कभी नेगेटिव नहीं होने देता है, ठीक है। तो इसका एक तरीके से हमको अच्छे से ये देख लेना है डायग्राम। इसमें क्या होगा कि जैसे ही इंडक्टर 0 to पाई में क्या हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज तक इंडक्टर चार्ज हो रहा है, उसके बाद जैसे ही इंडक्टर की बारी आई कि वो एनर्जी कुछ सप्लाई करे तो क्या हो जा रहा है, फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर जा रहा है। फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। तो बेसिकली क्या हुआ, फ्री व्हीलिंग ये R लोड की तरह काम कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज R लोड की तरह है, लेकिन I0 तो हमेशा फ्लो हो रहा है कि 0 to पाई में तो I0 इज इक्वल टू IS, और बाकी का जो पीरियड बचा पाई टू बीटा उसमें क्या कर रहा है, फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। तो ये रहा I0 विल बी इंक्रीज, देन बीटा तक डिक्रीज होगा, और 0 to पाई तक IS इज इक्वल टू I0 एंड पाई टू बीटा I0 इज इक्वल टू IFD। तो यही दोनों चीज़ दिखाए हैं। VD का वैल्यू आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है जब तक कंडक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, हमें पता है एवरेज का वैल्यू कैसे निकालोगे। अब इसका जो इंडक्टर जो रेजिस्टिव केस में आया था Vm/पाई वही हो जाएगा, Vm/2 ये हो जाएगा। I0R कुड नॉट बी फाउंड, एवरेज करंट फाइंड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फ्री व्हीलिंग डायोड, दिस इज सम इम्पोर्टेंट थिंग विच कुड बी सीन हेयर। कि इससे एक तो क्या होता है कि एवरेज है ना, एवरेज वोल्टेज बढ़ जाता है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, लोड करंट वेवफॉर्म जो होते हैं ना वो इम्प्रूव हो जाती है, गेट्स स्मूथड, जो आउटपुट जो करंट होती है ना वो बेसिकली थोड़ी स्मूथ हो जाती है वो, ठीक है, और लोड परफॉर्मेंस गेट्स बेटर। तो चारों पॉइंट है हमारा। एक तो पहला है एवरेज वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, ठीक है, एवरेज वोल्टेज बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एवरेज बढ़ गया तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। लोड करंट वेवफॉर्म जो होते हैं ना वो स्मूथ हो जाता है, और लोड परफॉर्मेंस होते हैं ना वो दैट गेट्स बेटर। ओके, अगली चीज़ क्या है, कहाँ जा रहा हूँ यार मैं, अगली चीज़ है कि अगर हमारा कांस्टेंट करंट के साथ में I0 आ रहा है, ये केस पॉसिबल है। जब हमने बात किया अभी कि हाफ वेव रेक्टिफायर में पॉसिबल ही नहीं है कंटिन्यूस कंडक्शन मोड, लेकिन अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है और उसमें
अगर हमने फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिया तो अब कंटिन्यूस कंडक्शन मोड पॉसिबल है, क्योंकि जैसे ही I0 है इसके थ्रू फ्लो होगा कुछ टाइम तक इसके थ्रू फ्लो होगा व्हेन L इज लार्ज एनफ। तो वी कैन सी दैट हियर कि जीरो टू पाई में क्या हो रहा है, करंट, आई थिंक I have also drawn the waveform for it. No, I should have. I think I have pasted it somewhere else in a wrong place, but I have definitely included the waveform. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 to पाई जो है उसके अंदर में तो हमें पता है कि जो ये I0 कांस्टेंट करंट है ना ये VD के थ्रू फ्लो होगा, इस मेन डायोड के थ्रू फ्लो होगा, और जो पाई टू रेस्ट ऑफ द पीरियड है 2 पाई बेसिकली मेरे हिसाब से, तो पाई टू 2 पाई के अंदर में फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा, दैट्स इट। बिल्कुल पाई टू 2 पाई में फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा और 0 to पाई में मेन डायोड कंडक्ट करेगा, और इसका जो करंट वेवफॉर्म है कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि व्हेन द करंट इज नॉट कांस्टेंट इंडक्टर इज नॉट सफिशिएंटली लार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे बीटा का वैल्यू होगा ना RL, अगर हम फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दें और फ्री व्हीलिंग डायोड ना लगाए और दोनों में ही डिसकंटिन्यूस मोड है, तो फ्री व्हीलिंग जो डायोड होता है ना उस वाले केस में क्या होगा, बीटा का वैल्यू बड़ा होता है। बाकी तो सारे पैरामीटर सेम होते हैं इसके अंदर में। यहाँ पे बस एक चीज़ है, यहाँ अब तक हमने जितने भी केस देखे ना उसमें क्या था, I0 इज इक्वल टू IS। यहाँ पे I0 और IS बराबर नहीं है फ्री व्हीलिंग डायोड वाले केस में। यहाँ पे हम आराम से, अगर हमें कंटिन्यूस कंडक्शन मोड ही दिया हुआ है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू कि द टाइम पीरियड फॉर विच इट कंडक्ट्स I0 into the time period for which it conducts pi upon the total time period 2 pi, which means I0 by 2। सिमिलरली एवरेज को उसका भी फ्री व्हीलिंग डायोड का भी सेम ही आएगा। और अगला होता है केस 5। केस 5 इज विद द RLE लोड। RLE लोड के साथ में कितना बचा है, I think we should discuss it into the next class.